बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इक़रा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। 9th क्लास के तमाम तलबा को फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, वर्क, पावर एंड एनर्जी चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है। इससे पहले हमने आपको वर्क के बारे में बताया, पावर के बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, कौन कौन सी इसकी किस्में होती हैं, कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं एनर्जी की जो अब तक हमने ऑब्ज़र्व की हैं और इनकी क्या डिस्क्रिप्शन होती है, इनके क्या कमालात कह लीजिए जो हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। यानी जिस बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत है, वर्क करने की एबिलिटी है, इट मीन्स दैट possesses, दैट बॉडी possesses एनर्जी। किसी भी चीज़ को जब हम काम करते हुए देखें किसी बॉडी को, इसका मतलब है कि उसके पीछे एक एनर्जी का फैक्टर शामिल है। कोई बॉडी मूव कर रही है, कहीं से हीट एनर्जी निकल रही है, कहीं से लाइट आ रही है, कहीं से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो जाके कहीं वर्क हो रहा है। हमने इससे पहले अपनी जिंदगी में हीट एनर्जी को भी देखा और आप जानते हैं हीट एनर्जी से हमें क्या वर्क मिलता है। हीट इंजन भी चलता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर भी होता है। तो इससे हमें यहाँ पे जब ये हीट इंजन रन करता है तो मैकेनिकल वर्क होता है और मैकेनिकल वर्क के ज़रिए से हीट इंजन जो है वो चलाया जाता है। इसी तरीके से जब बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है तो हमें उससे स्टीम भी मिलती है। ये हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइट एनर्जी, ये एनर्जी के पैकेट्स है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, उनको एमिट्स करता है। एनर्जी पैकेट्स होते हैं ये और इन एनर्जी के पैकेट्स को जब ये प्रोपेगेट होते हैं तो हम चीज़ों को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और इसके अलावा हमें इस लाइट से हॉटनेस भी मिलती है। आप बल्ब के आगे हाथ रखें तो आपको हीट महसूस होगी। इसके अलावा हमने साउंड एनर्जी को भी पढ़ा है। साउंड एनर्जी भी हमारे पास होती है जो ईयर ड्रम को हमारे वाइब्रेट करती है और हम तक आवाज़ को पहुंचाती है। इसी तरीके से हम जो है वो एक टाइडल एनर्जी के बारे में भी जानते हैं। टाइडल एनर्जी बेसिकली ओशंस और समंदर और दरियाओं के साथ जो लहरें पैदा होती हैं, उन लहरों को इस्तेमाल करके टरबाइन चलाया जाता है और टरबाइन चलाने के बाद फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेफिनेटली वो मैकेनिकल में और दीगर एनर्जीज में कन्वर्ट होती है और हमारे मुख्तलिफ अंदाज से काम में आती है। केमिकल एनर्जी के बारे में भी आपने पढ़ा है कि ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे फूड इंडस्ट्री में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। दीगर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ सब जगह तकरीबन केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं। और एक आम सी मैंने चंद बातें यहाँ लिखी हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से बर्निंग भी हम देखते हैं। पेट्रोलियम में भी हम केमिकल रिएक्शंस को देख रहे होते हैं। पौधों में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो भी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से ही होता है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या करती है, ये भी वर्क कर रही है, लेकिन ये पैदा कैसे होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए से ये क्रिएट होती है। वहाँ से हम इस पे जब वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। वेपन्स बनाने में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा स्पेस की जो एक्सप्लोरेशन है उसमें भी ये न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, इलेक्ट्रिक चार्ज के ज़रिए से वर्क करती है। बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितनी भी हैं वो वर्क कर रही होती है। तकरीबन लिस्ट तो अभी शुरू हुई है, लिस्ट बहुत लंबी है एनर्जीज की, लेकिन हम आपको कन्फाइन करते हैं। हम जो आपसे आज बात करेंगे वो इन दो एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी
और एक पोटेंशियल एनर्जी। एक बात जहन में रखिएगा कि जब किसी बॉडी के ऊपर वर्क किया जाता है तो ये बॉडी एनर्जी गेन करती है। जब किसी बॉडी के ऊपर वर्क किया जाता है तो ये बॉडी एनर्जी गेन करती है, फिर ये खुद वर्क करती है तो वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉडी है, इसको मैंने उठाया, जमीन से इतने हाइट पर इसको उठा लिया, इसके अंदर इस पर मैंने वर्क किया है। वर्क कैसे किया कि वर्क असल में दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। मैंने फोर्स लगा के इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब है मैंने इसके ऊपर वर्क किया, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या हुआ, एनर्जी गेन हो गया, इसके गेन हो गई और इसके अंदर एनर्जी समझ लीजिए कि स्टोर हो गई। जब मैंने इसको छोड़ा तो ये वापस नीचे की तरफ गई, इसने मूवमेंट की, ये जो मूवमेंट हो रही है ये एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी बॉडी के ऊपर जब भी वर्क किया जाता है तो वो एनर्जी गेन कर लेती है, फिर वो खुद वर्क करती है तो वो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। यही प्रोसेस या यूं समझ लीजिए कि ये साइकिल चलता रहता है। एक हैमर, जब हम इसको ऊपर उठाते हैं नेल्स के ऊपर हिट करने के लिए, ये नेल है, इसके ऊपर हिट करने के लिए जब हम हैमर को ऊपर उठाते हैं तो इसके अंदर एनर्जी गेन कर देते हैं, गेन हो जाती है, और फिर जब इसको हिट करते हैं तो ये नेल को नीचे अंदर लकड़ी में या दीवार में कहीं पर भी फर्श में ये इंसर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक साइकिल पूरी कायनात में वर्क कर रहा है, हमारी इस दुनिया में वर्क कर रहा है। हम आसपास अपने देखते हैं तो यही एक साइकिल हमें नजर आ रहा होता है कि हम बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं, फिर बॉडी वर्क करती है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी के ऊपर जितना वर्क किया जाए बॉडी भी उतना ही वर्क आपको दे दे। दिस इज एन आइडियल कंडीशन, जिसे यानी एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी कहा जाता है, लेकिन हम इसकी अभी बात नहीं कर रहे। लेकिन इतना जरूर है कि ये बॉडी वर्क उसी वक्त करेगी जब इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं अपने असल टॉपिक को, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हेन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, द एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इस डेफिनेशन से साफ ये पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी को मोशन में लेकर आती है, यानी वो कैपेबल होती है कि वो बॉडी को मूव करा दे। सो इफ अ बॉडी मूव्स इट मीन्स दैट इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इसने मोशन में अपना किरदार अदा किया, यानी वो मूव कर जाती। काइनेटिक एनर्जी को यूजुअली के से डिनोट किया जाता है, के, और इसका फॉर्मूला है ½mv²। इसका मतलब यह हुआ कि ये काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक मास पे और एक वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी अगर कांस्टेंट मास के साथ वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए। अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, मास को कांस्टेंट रखा जाए, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरीके से अगर हम यूं कर लें कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मास को बढ़ा दिया जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मास को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती चली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी बुनियादी तौर पे इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। इसका यूनिट जूल होता है, जिसे जे से डिनोट करते हैं, इसलिए कि काइनेटिक एनर्जी या कोई सी भी एनर्जी बेसिकली उस वर्क डन को कहते हैं जो उस बॉडी के अंदर एनर्जी की वजह से परफॉर्म किया जा रहा होता है। सो वी कैन से दैट
the energy or particularly the kinetic energy is equal to the work done by the body. Work done by the body. ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि वर्क डन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है. आइए अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं कि ये हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास किस तरह से आता है. एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जो इस वक्त पोजीशन A पर मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज पोजीशन A, और इस पोजीशन A से हम इस बॉडी को फोर्स लगा के पोजीशन B तक लेके जाते हैं. मास वही है, m पहले भी इसका मास था, m अभी भी इसका मास है. अब जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ. क्या किया हमने ब्लॉक को फोर्स लगा के खींचना शुरू कर दिया, पुल करना शुरू कर दिया, पोजीशन A से पोजीशन B तक ले गए. तो दो काम हो रहे हैं यहां पर. एक तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और दूसरा उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. जब इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो जाता है. तो एक तो बुनियादी बात जो हमारे पास आती है वो है वर्क इज डन, दैट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट s. ये फोर्स हमारी अप्लाइड फोर्स है जो हमने यहां लगाई, डिस्प्लेसमेंट वो है जो यहां से यहां तक इसने कवर किया. दूसरा काम जो हुआ फोर्स लगाने से, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई हो जाता है, दैट इज F इज इक्वल टू ma. तो सेकंड पॉइंट जो हमारे पास इस डेरिवेशन में आ रहा है वो है F इक्वल्स टू ma. और चूंकि अब हमारे पास एक ऐसा रिलेशनशिप आना चाहिए जो इन दोनों को कंबाइन करने से आ जाए, और उसके लिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं. तो सुटेबल इक्वेशन हमारे पास होती है 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. चलिए अब हम एक काम यहां पर ये कर लेते हैं. हमने यहां पर फोर्स लगाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट s प्रोड्यूस हो गया, यानी किसने कवर कर लिया, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया. पोजीशन A से पोजीशन B तक ये मास ट्रैवल कर गया. vi इसकी सपोज कर लेते हैं 0 है, बिल्कुल स्टॉप पोजीशन से यानी स्टेशनरी पोजीशन से इसने मूवमेंट शुरू की, और एक पोजीशन B पे जाने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है सपोज कर लेते हैं कि वो v के बराबर हो जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी मोशन को यहां एंड कर रहे होंगे, फाइनलाइज कर रहे होंगे, तो उसकी जो वेलोसिटी काउंटेबल होगी वो v होगी. अब हम सबसे पहले अपनी इन तीनों इक्वेशंस जो मैंने यहां पर हिंट्स के तौर पे लिखी है, क्लूज दिए हैं आपको, वर्क डन, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये हमारे पास 2as इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको अब हम यूज करेंगे. ये डायग्राम इस डेरिवेशन के साथ जरूरी है. क्वेश्चन इसका कुछ इस तरह से होता है, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, या ड्राइव दिस रिलेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. प्रूफ suppose a body of mass m is acted upon a force F, then what happens? दो बातें मैंने आपको बताया, एक तो वर्क होगा जब डिस्प्लेसमेंट s कवर होगा. नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट s is covered and
वर्क W इज डन, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू F डॉट S। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा काम जो हो रहा है, जब ये फोर्स F लगाए तो दूसरा काम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन A is produced. Therefore, according to Newton's second law, of motion, F is equal to ma. This is now equation number 2. अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हम ये करते हैं कि Vi इक्वल्स टू 0 और Vf इक्वल्स टू V, इसको ले लेते हैं। सपोज Vi इक्वल्स टू 0 एट position A and Vf equals to V at position B। ठीक है। Now using the equation of motion, कौन सी वाली, जो थर्ड हमने बनाई थी, 2as इक्वल्स टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। अब मैं इसमें से यहां पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं। हमें मालूम है 2as, इसमें तो कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। 2as एज इट इज रहेगा। V स्क्वायर f का मतलब हो जाएगा V स्क्वायर और Vi का मतलब हो जाएगा 0 स्क्वायर। इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग S इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया फैक्टर, V स्क्वायर अपॉन 2a। ये हमारे पास एक S की आर्बिट्रेरी वैल्यू आती है। अभी ये आंसर नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ये एक S की वैल्यू हमारे पास आ रही है। अच्छा, अब हम यहां पर यूज कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करने के एतबार से। ठीक है, मुझे भी रही है तो आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, now from equation 1 and 2, जो वर्क डन हमारे पास आया था W इक्वल्स टू F, क्या F की जगह हम ma नहीं लिख सकते? ऑफ कोर्स यस, ma और S की जगह हमारे पास S आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो S की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 से निकाली थी, इसको भी उठा के इसमें पुट कर देते हैं। नाउ दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 4। पुट द वैल्यू ऑफ S from equation 3 in equation 4। तो क्या बनता है हमारे पास, W इक्वल्स टू ma और S की जगह आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन 2a। ये क्या हुआ, A से ये कैंसिल हो गया और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, हाफ, ये 1/2 है, इसको हाफ लिखा जा सकता है, mv स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। ये किसके बराबर आ रही है वैल्यू, W के बराबर, दैट इज द वर्क डन। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं और ये बात हमारी समझ में आ गई है कि वर्क डन असल में एनर्जी होती है। हियर वर्क डन is equal to the kinetic energy of body due to
इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो इस वक्त उसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी यहां से इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशनशिप हमारे पास प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम 2 मरतबा इसको आप ज़रूर कीजिए ताकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको करने में आसानी हो जाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।